नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। इस चैनल के माध्यम से हमने राज्य व्यवस्था की सीरीज आरंभ की है और अब तक इंडियन पॉलिटी के प्रथम चरण को हमने पूरा किया है। हमने पहले चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 से लेकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तक का विस्तार से अध्ययन किया है और पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1858 का अध्ययन किया, जहां से हमारा द्वितीय चरण प्रारंभ होता है और इस चरण में हम सन 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर भारत शासन अधिनियम 1947 का अध्ययन करेंगे, जब भारत आज़ाद होगा। तो आप लगातार मेरे वीडियो को सुनते रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें और इससे तो आवश्यक है कि आप स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप सुन पाएं। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब हमने सन 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, कि 1857 की सैनिक क्रांति हुई, स्वतंत्र संग्राम हुआ, जन आंदोलन हुआ और इस आंदोलन ने न केवल भारत को बल्कि ब्रिटेन की सरकार को भी हिलाकर रख दिया। आखिरकार अंग्रेज हुकूमत ने एन के एन प्रकार सभी हथकंडों को अपनाते हुए आंदोलन को कुचल दिया। किंतु इस स्वतंत्रता संग्राम के नतीजे बहुत प्रभावकारी हुए। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से छुट्टी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जाना पड़ा और सीधे कंपनी की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पहुंच गई। महारानी विक्टोरिया ने भारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली और महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को, जो भारत के प्रबुद्ध नागरिक थे, जो भारत के शिक्षित जनमानस था, उसने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। किंतु जब भारत शासन अधिनियम 1858 1 नवंबर 1858 से भारत में लागू हुआ, तो इसके क्रियान्वयन के दौरान भारत की जो जनता थी उसे यह आभास हुआ कि परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। जिस बदलाव के लिए उन्होंने संघर्ष किया था वह परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल कंपनी चली गई है और रानी शासन करेगी, इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जगह जगह पर विद्रोह होने लगे, संघर्ष प्रारंभ हुए। अब
इन संघर्षों का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज हुकूमत यह जानने लगी कि बिना भारतीयों को साथ लिए, बिना भारतीयों के सहयोग के शासन भारत में करना असंभव है। यदि लंबे समय तक भारत में शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग जरूरी है। और इस सब के लिए उसने संसद से एक अधिनियम पारित किया जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 पूरी तरह से परिषद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अब आप इसमें सोचेंगे कि परिषद तो दो है, क्योंकि एक गवर्नर जनरल जो कि वायसराय बन गया था उसकी परिषद, और एक राज्य सचिव की परिषद। तो राज्य सचिव की परिषद तो ब्रिटेन में है, लंदन में है, उसका इस परिषद से कोई सरोकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत में जो परिषद काम करती है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, जो वायसराय की परिषद है, उससे संबंधित काफ़ी सारे प्रावधान इस भारत परिषद अधिनियम में किए गए। भारत परिषद अधिनियम 1861 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसको 1858 में वायसराय बना दिया गया था, उसकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। उसे कई मामलों में स्वतंत्र कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है वह भारतीय संवैधानिक विकास का सूत्रपात है। संवैधानिक विकास का आगाज किया है 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने। तो इससे न केवल वायसराय सशक्त हुआ बल्कि भारत के लोगों को भी सत्ता में भागीदारी देने का प्रयास किया गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या विशेषता रही, क्या मुख्य प्रावधान रहे 1861 की भारत परिषद अधिनियम से। मैं आज भी कोशिश करूंगा कि आपको बिंदुवार बहुत संक्षेप में जानकारी दे सकूं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की भागीदारी सुनिश्चित। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम से स्थानीय तौर पर जो भारत में लोग रहते थे उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। विधि निर्माण के क्षेत्र में उन्हें अधिक अधिकार दिए गए। नंबर 2, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अथवा जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। आपको याद होगा सन 1833-53 का जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, और जो 5वां सदस्य जोड़ा गया वह विधि वेत्ता होगा। यह शर्त रखी गई कि जिसे 5वां सदस्य नियुक्त किया जाएगा वो विधि वेत्ता होगा, विधि की विवेचना करने वाला होगा, और यह एक परमानेंट पोस्ट होगी, स्थायी पद होगा। नंबर 3, विधान परिषद का विस्तार। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि वायसराय था
उसकी विधायी परिषद की सदस्य संख्या को भी बढ़ाया गया। इसमें 5 सदस्य के अतिरिक्त न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य जोड़े जा सकते थे। इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उनमें आधे नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे और आधे ऑफिशियल मेंबर होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि गैर सरकारी सदस्य और ऑफिशियल मेंबर अर्थात सरकारी सदस्य। तो जो गैर सरकारी सदस्य थे वे भारतीय थे और जो शासकीय जो सरकारी सेवा सदस्य थे वो ब्रिटिश थे। तो फिर भी जो मेजॉरिटी थी, जो बहुमत था, वो तो ऑफिशियली मेंबर्स का ही था, ब्रिटिश लोगों का ही था। फिर भी इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय लोगों को भारत के क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना शुरू किया और सबसे पहले 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इस विधान परिषद में सुनिश्चित किया गया। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे? एक थे बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरे दिनकर राव जो थे वो ग्वालियर के राजा थे। तो सबसे पहले इन 3 रियासतों के 3 राज्यों के राजाओं को विधान परिषद में सम्मिलित किया गया और यह दर्शाने का प्रयत्न किया गया कि अब भारतीयों को भी हम विधि निर्माण में, कानून बनाने में अपना सहयोगी बना रहे हैं। नंबर 4, विभागीय परिषद प्रणाली की स्थापना। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार वायसराय ने, जो कि लॉर्ड कैनिंग था, उसने विभागीय परिषद प्रणाली की स्थापना की गई, विभागीय व्यवस्था स्थापित की। विभागीय व्यवस्था कैसी? जैसे हम आज देखते हैं कि एक स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, ऐसे तमाम विभाग जो हम देखते हैं, इसकी शुरुआत सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा ही की गई है। तो अलग अलग विभाग बांट दिए गए ताकि कार्य विभाजन किया जा सके। नेक्स्ट नंबर 5वां, मंत्रिपरिषद की शुरुआत। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा संसदीय मंत्रिपरिषद प्रणाली की भी स्थापना की गई। हम वर्तमान में देखते हैं जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि आदि, ये जितने भी मंत्रालय हैं, इनकी सबसे पहले शुरुआत सन 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई। अपने जो सदस्य थे, अपने कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे, उनके मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, उनके कार्यों को बांटा गया और उनको एक एक मंत्रालय की पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी दी कि अब आपको इस मंत्रालय का काम देखना है ताकि कार्य अच्छे से सुचारू रूप से किया जा सके। अगला पॉइंट, कार्यकारी परिषद की अनिवार्य बैठक। जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके लिए यह तय किया गया कि वह अपनी कार्यकारिणी परिषद के जो 5 सदस्य हैं, उनके साथ सप्ताह में एक बैठक अवश्य करे। 7 दिन के अंदर एक बैठक उसे अवश्य करना रहती थी ताकि जो भी
कानून बन रहे हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से किया जा सके, किसी को भी कोई समस्या ना हो, 7 दिन के अंदर फीडबैक लिया जा सके। अगला नंबर, वायसराय को वीटो की शक्ति या वीटो का अधिकार। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को वीटो का अधिकार दिया गया। यदि वह विधान परिषद द्वारा बनाए गए किसी कानून से सहमत नहीं है तो वायसराय उस पर वीटो कर सकता था, उसके विरोध में अपना मत दे सकता था। साथ ही साथ इस अधिनियम द्वारा वायसराय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह विधान परिषद के लिए नियम कानून बनाए, क्योंकि जो भी विधान परिषद द्वारा, विधायी संस्था द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उन पर अंतिम निर्णय वायसराय अथवा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही लेना होता था। इस कारण से उसे यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा नए प्रांतों का गठन। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपने हिसाब से नए प्रांतों का गठन कर सके। भारत एक बहुत बड़ा उपनिवेश था और उसमें एक जगह से शासन कर पाना बहुत मुश्किल था। इस हेतु भारत में नए प्रांत बनाए गए। अभी तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर सब देखा करते थे। किंतु 1861 के भारत परिषद अधिनियम से बंगाल को एक अलग प्रेसिडेंसी बनाया गया सन 1862 में। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी प्रांत नामक एक नए राज्य की स्थापना की गई। उत्तर पश्चिमी प्रांत जो कि आज पाकिस्तान में है, इसका कुछ हिस्सा उस समय अखंड भारत था, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नाम से एक अलग राज्य बनाया गया। वहीं पंजाब को भी नया राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कुल मिला के 3 नए राज्य 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा बनाए गए: बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं पंजाब। अगला पॉइंट, नवीन राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण के तहत वायसराय को यह शक्ति भी प्रदान की गई कि वह अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में कार्यों को बांटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG, वर्तमान में जिसे हम उपराज्यपाल कहते हैं, उसको यह दायित्व सौंपा गया कि आप आपके राज्यों की देखभाल करें, उसके लिए आप विधि का भी निर्माण कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंसियों को पुनः विधि निर्माण का अधिकार। सन 1833 का जब हमने चार्टर एक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने यह पढ़ा था, अध्ययन किया था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल में विलय कर दिया गया था और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के समस्त अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। किंतु 1861 के भारत परिषद अधिनियम से यह प्रणाली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अब पुनः जो प्रांत थे, जो प्रेसिडेंसियां थी, उनके
गवर्नर को यह अधिकार दिया गया कि आप आपके क्षेत्र में विधि का निर्माण कर सकते हो। आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु आप नियम बना सकते हो। और इन विधान परिषदों में स्थानीय नॉन ऑफिशियल मेंबर को मनोनीत करने का भी निर्णय किया गया। यह मनोनयन स्थानीय जमींदारों, राजा महाराजाओं, म्युनिसिपैलिटी आदि की अनुशंसा के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अथवा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में हम देखते हैं जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यह अधिकार भी सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हमको पढ़ने को मिलता है। जब विधान परिषद कार्य नहीं कर रही हो और देश में किसी आपातकाल की स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो वायसराय अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और इसकी वैधता भी 6 महीने की रखी गई उस समय। तो कुल मिलाकर वायसराय को अधिक शक्तियां प्रदान की गई जिससे वह अच्छे से शासन कर सके। यह कुछ मुख्य विशेषताएं थी सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान शब्दों में संक्षिप्त रूप से जानकारी दे सकूं। हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि सन 1858 से 1861 के बीच में 2-3 महत्वपूर्ण अधिनियम आए। एक तो इसमें यह हुआ कि सन 1860 में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, बजट पेश किया गया और जेम्स विल्सन, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है, जेम्स विल्सन ने पहली बार सन 1860 में बजट पेश किया। जेम्स विल्सन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया। साथ ही साथ सन 1861 में भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम आया एवं सन 1861 में ही भारत में असैनिक सेवा अधिनियम भी लागू किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मैंने आपके बीच में रख दिए हैं। सन 1861 अधिनियम के बाद भी कुछ छोटे मोटे एक्ट आए हैं, उनमें एक दो बात है, उसको भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। सन 1873 में एक अधिनियम आया और इस अधिनियम में मुख्य कोई प्रावधान नहीं थे। इतना प्रावधान किया गया कि सन 1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, उसे लिखित रूप से भारत से समाप्त करने की घोषणा की गई 1 जनवरी 1874 को। तो यही बात थी 1873 के अधिनियम में। इसके बाद सन 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया, जिसके तहत जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें और विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। साथ ही साथ 28 अप्रैल सन 1876 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, जो महारानी विक्टोरिया थी उसको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। साथ ही साथ इसी दिन से
महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी भी कहा जाने लगा। 28 अप्रैल 1876 से महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर भारत परिषद अधिनियम 1861। हमने उसके बाद 1873 और 1876 के अधिनियम पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1892 पर चर्चा करेंगे और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत की जनता में नई चेतना जागृत होगी, जिसके कारण 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में आप मेरा सहयोग दें। यदि आपको कोई भी बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट करें। हाँ, अब आज के प्रश्न भूल गया था मैं, फिर वापस याद आ गया है। तो अब आप प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आज का पहला प्रश्न है, सन 1861 के भारत परिषद अधिनियम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई है? प्रश्न क्रमांक 2, भारत के किन 3 राज्यों के महाराजाओं को विधान परिषद में सदस्य बनाया गया? भारत के किन 3 राज्यों के राजाओं को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया? अगला प्रश्न क्रमांक 3, केसर-ए-हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को कब दी गई? केसर-ए-हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को कब दी गई? प्रश्न क्रमांक 4, किन नए राज्यों का गठन 1861 के अधिनियम द्वारा किया गया? किन राज्यों का गठन 1861 के अधिनियम द्वारा किया गया? और अंतिम प्रश्न है, कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए? कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.